38 फॉर इंग्लिश मीडियम। इसके अंदर हम सबसे पहले टॉपिक्स जो है +1 आर्ट्स का आपका सेम कॉमन टॉपिक है फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। इसके अंदर हम आपका फीचर्स ऑफ अर्ली फ्रेंच सोसाइटी, इसके अंदर हम ये टॉपिक लेंगे कि फ्रांसीसी जो समाज था, जो शुरुआती फ्रांसीसी समाज था, उसकी कुछ विशेषताएं यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है आपका एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसमें पहले क्या था कि केंद्रीय सत्ता बहुत मजबूत हालत में होती थी, लेकिन अब केंद्रीय सत्ता मजबूत हालत में नहीं थी। अब इसकी जगह पर जैसे सबसे टॉप लेवल पर एक सम्राट या हम राजा को बोल सकते हैं। राजा के नीचे लॉर्ड्स होते थे, लॉर्ड में सब डिवीजन होता था पावर्स का। इसी तरीके से हम अगर क्षेत्रीय स्तर पे इसका विभाजन करें तो सबसे पहले आता है प्रांतीय स्तर, प्रोविंस बना दी जाती हैं। प्रोविंस के बाद में उसका सब हेडक्वार्टर यानी डिवीजन किया जाता है, जिले बन जाते हैं। जिले के बाद परगना बन जाते हैं, परगने के बाद में और उसके गांव वगैरह डिवीजन हो जाते हैं। इस तरह का डिवीजन यहाँ भी देखने को मिलता था। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो डिवीजन था वो इतना ज़्यादा डिवीजन होता चला गया कि उसमें पावर्स का आम जनता तक मतलब शक्तियों का बंटवारा करने की कोशिश की, यानी प्रजातांत्रिक जो ढांचा है आज हमारा, ठीक उसी चीज का अनुपालन उस समय पे करने की कोशिशें की गई। इसके अंदर जो एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर के अंदर यही बात आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि इसमें किसी एक ही हाथ में या कुछ ही लोगों के हाथ में शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं रखा गया था, इसमें शक्तियों का बंटवारा करने की कोशिश की गई थी। जैसे सबसे टॉप लेवल में राजा, राजा के नीचे लॉर्ड्स होते थे, लॉर्ड्स के नीचे वैसलेस व्यवस्था होती थी। इसके अलावा कुछ सूबेदार आर्मी के अंदर, जैसे जो मेजर जो बड़े पद पे होते थे उन्हें सूबेदार बोल दिया जाता था। सूबा एक क्षेत्र विशेष को कहते थे। सामान्य अगर हम स्थानीय स्तर की बात करें तो सामान्य स्तर में भी सूबेदार होते थे। इसके अंदर अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है द लॉर्ड इन टर्न वर बाउंड टू प्रोवाइड मिलिट्री सर्विस टू देयर लॉर्ड्स। यहाँ ये बताया गया है कि लॉर्ड बाउंड कर दिए गए थे, यानी उन पे भी मजबूरी थोप दी गई थी, उनकी भी मजबूरी थी कि वो मिलिट्री सेवाएं देते थे अपने से नीचे लॉर्ड्स को, क्योंकि लॉर्ड्स के पास उनका टैक्स कलेक्शन करने का काम, एजेंट का काम लॉर्ड्स करते थे। और लॉर्ड्स अगर उनके साथ में सैनिक नहीं होंगे तो किसान लोग विद्रोह करके खड़े हो जाएंगे। इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए ये सब किया गया था कि उनको कुछ सैनिक भी उनकी सहायता के लिए लॉर्ड के द्वारा दिए जाते थे। नेक्स्ट है द लॉर्ड यूज्ड टू टेक देयर शेयर फ्रॉम द पीजेंट्स इन ए नंबर ऑफ वेज। लॉर्ड विभिन्न प्रकार के तरीकों से किसानों से और उनसे गिफ्ट या उपहार के रूप में या फिर कैश के रूप में या फिर उपज के एक हिस्से के रूप में बहुत से ऐसे तरीके थे जिनके जरिए वह अपना किसानों से अपना हक प्राप्त कर लेता था, यानी किसान से उसका टैक्स कलेक्ट कर देता था। इसके बाद आता है द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्ली फ्रेंच फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी वाज हियरार्चिकल। जो यहाँ पे बताया गया कि फ्रांसीसी सामंतवादी जो व्यवस्था के अंदर, सामंतवादी समाज के अंदर वंशानुगत व्यवस्था थी। यहाँ पे जो लॉर्ड है या लॉर्ड से नीचे के जो पदाधिकारी हैं, जैसे परगना के हैं, डिस्ट्रिक्ट हेड हैं, तो उन डिस्ट्रिक्ट हेड्स को उनके बच्चे भी बड़े होने के बाद उनका पद उन्हें मिलने की इस तरह की व्यवस्था होती थी। तो वंशानुगत व्यवस्था एक कमी के तौर पे हम जान सकते हैं कि जो फ्रांसीसी समाज था वो इस रूढ़ी से पीड़ित था कि वहाँ पे सामंतवादी व्यवस्था के अंदर ये चीज नहीं देखी जाती थी कि गुणात्मक या फिर योग्यता भी लोगों की बहुत ज्यादा मायने रखने वाली होनी चाहिए। इसके अंदर हम इस टॉपिक को एक बार फिर देख लेते हैं। एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यहाँ पे केंद्र की शक्तिशाली स्थिति ना होने की वजह से और क्षेत्रीय स्तर पे उसकी शक्तियों का विभाजन होने की वजह से ये साम्राज्य धीरे धीरे या सामंतवादी व्यवस्था जो थी वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। इसमें क्या था कि अकेले किसी भी शासक के बलबूते कोई भी शासन चलाना उस समय संभव नहीं था, लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था की गई कि इसने अपनी शक्तियों को
विभिन्न लोगों में, सामंतों में बांट दिया, बड़े बड़े जागीरदारों में बांट दिया, और इस तरीके से उसने अपनी शक्तियों को क्या, अपने काम को बांट दिया, और ऐसा उसने अपनी सहूलियत के लिए किया। लेकिन वो लोगों को मजबूर बनाने लगे, वो लोगों पर अपनी पॉलिसीज थोपने लगे, और इस तरह से लोगों का शोषण होने लगा। सामंतवाद की एक बहुत बड़ी कमी है। सेकंड है, लॉर्ड इन टर्न वर बाउंड टू प्रोवाइड रिलेटिव सब्सिडी टू देयर लॉर्ड्स। लॉर्ड्स किसानों के पास टैक्स कलेक्ट करने जाते तो किसान उनके सामने विद्रोह करते और उनको टैक्स देने से मना कर देते थे। इसलिए सहूलियत के लिए राजा लॉर्ड को कुछ सैनिक भी उसकी सहायता के लिए प्रदान करता था। अब इसमें यहाँ साफ पता चल रहा है कि राजा सभी तरह के सैनिकों को और वेतन का प्रबंध भी करता था। The Lord used to take their share from the peasants in a number of ways. लॉर्ड विभिन्न तरीकों से किसानों से टैक्स का जो कलेक्शन है वो किस विभिन्न तरीकों से प्राप्त करने के तरीकों का इस्तेमाल करते थे। जिसमें हम गिफ्ट का नाम ले सकते हैं, उपहार का नाम ले सकते हैं, और जैसे रिश्वत के रूप में ले सकते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें उपज का एक भाग ले सकते हैं, बहुत से ऐसे तरीके, या फिर काम कराया जा सकता था किसान से, उसके बदले काम भी कराया जा सकता था लेबर के रूप में। The structure of the early French feudalistic society was hierarchical, और जो ढांचा था यहाँ पे फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी, सामंतवादी समाज का जो ढांचा था उसका मेन आधार वंशानुगत था। यानी एक बड़े पद पे अधिकारी है, छोटे पद पे अधिकारी है, तो उसका बेटा भी उसको वही पद उसे मिल जाता था। तो बहुत बड़ी कमी थी, इसकी बहुत बड़ी कमी थी। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फॉलिंग पॉपुलेशन। हमने देखा कि बहुत बड़ी समस्याएं सामने आई यूरोप के अंदर मध्यकालीन समाज में। तो मध्यकालीन समाज में कौन सी वो परिस्थितियां आई जब जनसंख्या अचानक से कम हो गई। इसके हम भौगोलिक रीजन भी बता सकते हैं, जैसे कि भौगोलिक रीजन्स के अंदर हम बता दें जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन होने की वजह से ग्रीष्मकाल की अवधि बढ़ गई थी। हालांकि ये अच्छा था, फसलों के लिए अच्छा था, लेकिन अति उत्पादकता के लालच में किसानों ने फर्टिलाइजर्स का इतना यूज किया कि भूमि को बेकार कर दिया, और वो खतरनाक। एपिडेमिक्स हिट द वर्कर्स मोस्ट सेवरली। एक संक्रामक महामारी उसमें प्लेग फैली हुई थी, उसने वर्कर्स को, श्रमिकों को इतना ज्यादा बीमार बना दिया कि वो ना तो खेत में काम कर सकते थे, ना वो फैक्ट्रियों में काम कर सकते थे। इसलिए श्रमिकों की कमी महसूस हो गई और इम्बैलेंस स्थिति पैदा हुई। इसे काम कौन करेगा? तो इसके अंदर फैक्ट्रियां कोई रुक थोड़ी ना जाएंगी, उन्हें तो मजदूर चाहिए, बाहर से आएंगे। तो इस तरीके से ये जो क्षेत्र था, खासतौर पे इंग्लैंड का क्षेत्र था या फ्रांस का क्षेत्र था या इटली का क्षेत्र था, ये डिपेंड हो गए बाहर के मजदूरों पर। इसके बाद इम्बैलेंस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। खेती का काम, कोई भी एग्रीकल्चर वर्क है, बुआई का है, कटाई का है, निराई का है, गुड़ाई का है, कोई भी सिंचाई का काम है, या फिर फैक्ट्रियों के अंदर लदान का काम है, सामान उतारने का काम है, मशीनों पे काम है, तो वो जो वर्कर काम कर रहा है, पैकिंग का काम है, तो सभी तरीके का जो काम है, कार्यकुशल कम जो वर्ग है उसकी कमी की वजह से वो लोग प्रभावित हो गए। नेक्स्ट है एक्यूट शॉर्टेज ऑफ बायर्स। इसके अंदर जो खरीदार हैं उनकी एक्यूट शॉर्टेज ऑफ बायर्स, इसके अंदर जो खरीदार हैं उनकी भी बहुत बड़ी संख्या में मौत हो गई, यानी जनसंख्या में काफी लोग मारे गए थे। तो इतनी बड़ी महामारी की वजह से काफी लोग मारे जाएंगे, तो जो उत्पादन तैयार पड़ा है उसको खरीदेगा कौन? मार्केट के अंदर वस्तुएं रखी रहेंगी, खरीदेगा कौन? यानी आर्थिक महामंदी का शिकार हो जाएगी सारी दुनिया। तो ये भी आर्थिक महामंदी का एक परिणाम भी सामने आया कि काफी संख्या में लोग मारे गए, खरीदार कोई नहीं था, वस्तुएं ऐसे कैसे पड़ी रही, वस्तुओं पे जो पैसा लग गया वो बेकार चला गया। इसके बाद एपिडेमिक्स किल्ड एग्रीकल्चर वर्कर्स लार्ज नंबर इन वेरियस कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड पर्टिकुलरली इन इंग्लैंड। यहाँ पे संक्रामक महामारी ने कृषि श्रमिकों को बहुत भारी संख्या में, बहुत बड़े पैमाने पर खत्म कर दिया, और विशेष तौर पर इंग्लैंड के अंदर और बाकी यूरोप के सभी देशों के अंदर। यानी यहाँ पे यूरोप का बार बार जिक्र इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो एपिडेमिक्स फैली थी, जिसको ब्यूबोनिक प्लेग के रूप में हम जानते हैं, इसके अंदर यूरोप की उस समय जनसंख्या 730 लाख होती थी 13वीं सदी के अंदर, और अब 14वीं सदी तक आते आते उसकी जनसंख्या 450 लाख बची।
अब इस टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। इसके अंदर एपिडेमिक्स हिट द वर्कर्स मोस्ट सेवरली, संक्रामक महामारी ने श्रमिकों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इसमें वर्कर्स बहुत ही ज्यादा जो कार्यकुशल मजदूरों की कमी महसूस होने लगी, जिसकी वजह से खेती का काम और फैक्ट्रियों का काम इम्बैलेंस हो गया, असंतुलन पैदा हो गया, क्योंकि काम मजदूरों के सारे ही होता है, जो काम मजदूर का है मजदूर ही करेगा। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द बायर्स, जब बहुत भारी संख्या में जनसंख्या में लोग मर जाते हैं तो जो वस्तुएं बन के तैयार पड़ी हैं मार्केट्स के अंदर, तो उनको कौन खरीदेगा? तो यहाँ पे ये शॉर्टेज हुई खरीदारों को लेकर, ये भी एक इम्बैलेंस का ही परिणाम था। एपिडेमिक्स किल्ड द एग्रीकल्चर वर्कर्स इन लार्ज नंबर ऑफ in various countries of Europe and particularly England। बहुत भारी संख्या में बड़े पैमाने पर कृषि के श्रमिक मारे गए, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर खेती तो पूरी तरह से प्रभावित हो ही गई थी। इसके अलावा इंग्लैंड के अंदर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। एक बार फिर आप दोनों टॉपिक्स पे नजर डालें। पहला टॉपिक है इसके अंदर शक्तिशाली केंद्र का अभाव था, इस वजह से समस्या पैदा हुई। इसमें लोर्ड मजबूर था अपने से छोटे लोर्ड को सैन्य सेवाएं देने के लिए, और लोर्ड यूज्ड टू टेक देयर शेयर, और इसके अंदर लोर्ड ये बता रहा है कि उसे किसानों से विभिन्न तरीकों से वो अपना कर वसूल कर सकता था, उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में, या फिर उपज के हिस्से के रूप में, या फिर उससे किसान से या श्रमिक से काम करवा करके। इसमें स्ट्रक्चर जो था फ्रांस का फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी का, वो था वंशानुगत, बड़े पद पर या छोटे पद पर उसका बेटा ही, मतलब उसकी संतान ही उस पद पे अपना काबिज होती है। इसके बाद अगले जो टॉपिक है इसमें कॉन्सिक्वेंसेस बताने, पॉपुलेशन के कम होने के, जो अचानक से पॉपुलेशन कम हो गई थी, इसमें संक्रामक महामारी जिसने श्रमिकों को मार दिया, इस वजह से इम्बैलेंस पैदा हुआ जनसंख्या में। चाहे कोई भी वर्ग माना जाए, जनसंख्या तो जनसंख्या है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक प्रभाव होता है। सेकंड, इम्बैलेंस हो गया वर्कर्स में, बहुत भारी संख्या में श्रमिक लोग मारे गए, तो ट्रेंड जो पीपल्स थे, ट्रेंड जो श्रमिक थे, उनकी कमी महसूस होने लगी। मशीनें कैसे चलेगी? ट्रेंड लोग जो जैसे हमारे अपने देश के अंदर ITI होल्डर्स हैं, पॉलिटेक्निकल्स हैं, या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो वो एक जिस तरीके से मशीनों को हैंडल कर पाते हैं, एक अगर भारी संख्या में लोग इस तरह के लोग मारे जाते हैं, तो जो अनट्रेन्ड पीपल हैं वो अगर उस काम को करेंगे तो वो मतलब बात देखने को नहीं मिलेगी, वो काम हो सकता है कि बिल्कुल बिगड़ ही जाए। इसके बाद अक्यूट शॉर्टेज ऑफ बायर, जब जनसंख्या में बहुत भारी संख्या में लोग मरते हैं तो खरीदार भी मरते हैं और बेचने वाले भी मरते हैं। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर वस्तुएं तैयार पड़ी थी, खरीदार कोई नहीं था। आर्थिक महामंदी का शिकार लगभग पूरा यूरोप हो चुका था और इनडायरेक्टली पूरा विश्व भी हो चुका था। इसके बाद एपिडेमिक्स ने जो कृषि श्रमिकों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया कि बड़े पैमाने पर कृषि श्रमिकों की यूरोप में मौत हुई, और विशेष तौर पे इंग्लैंड के अंदर हुई, क्योंकि किसान खेती का काम भी इंग्लैंड के अंदर पर्याप्त मात्रा में उस समय होता था, और दूसरा खेती से साथ साथ औद्योगिक जो गतिविधियां थी उनसे भी ये श्रमिक जुड़े हुए थे। तो आज का टॉपिक फीचर्स ऑफ अर्ली फ्रेंच सोसाइटी आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।